डाला मुझे। तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। मुल्की मंजरनामे पे NA-75 डस्का सियालकोट का इलेक्शन अभी तक छाया हुआ है। आज इलेक्शन कमीशन में समाअत थी इस हवाले से कि जो 20 और 23 पोलिंग स्टेशन हैं उन पे आखिर हुआ क्या और कब तक नतीजा NA-75 का सामने आए। लेकिन जो आज इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर ने, डस्का के रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट सबमिट करवाई है, बड़ी तफसीली रिपोर्ट है, 5 पेजेस की रिपोर्ट है और इसमें सबसे जो अहम पॉइंट है, सबसे अहम जो नुक्ता है इस रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट में, वो कहते हैं कि जी बादियो नजर में लगता है कि रिजल्ट को टेम्पर किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से और इस वक्त इंसाफ का तकाजा ये होगा कि जिन पोलिंग स्टेशंस को, और वो पोलिंग स्टेशन मेंशन किए हुए हैं आरओ ने कि फलां फलां फलां, वो नंबर्स दिए हुए सारे इस रिपोर्ट में कि जी इन पोलिंग स्टेशंस पे 20-23 पोलिंग स्टेशंस में से सिर्फ 4 के अलावा बाकी सब पे लगता है बादियो नजर में बजाहिर कि टेम्परिंग हुई है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से इलेक्शन के नताइज में। और इस वक्त इंसाफ का तकाजा ये होगा कि रीपोल करवाया जाए, दोबारा इलेक्शन करवाया जाए इन तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशंस पे। तो यानी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट है उसने भी धांधली का एक तरह से तस्लीम कर लिया है, एतराफ कर लिया है। और इस धांधली में अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन का अपना अमला यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वो खुद मुलव्विस रहे। अब सबसे पहला बुनियादी सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ उन चंद पोलिंग स्टेशंस पे रीपोल होगा कि जो इस आरओ की रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं, या नून लीग मुतालबा कर रही है कि पूरे के पूरे हल्के NA-75 में अब दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए। आपको याद होगा कि पहले जब ये धांधली का किस्सा सामने आया था इलेक्शन के दिन पे ही, तो सबसे पहले मौकिफ था नून लीग का कि सिर्फ 20-23 पोलिंग स्टेशंस पे रीपोल करवाया जाए। तो अब नून लीग पूरे हल्के में इलेक्शन क्यों चाहती है दोबारा से? क्या ये नून लीग का यूटर्न है? और कल रात वजीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत को, अपोजिशन को पेशकश कर दी थी कि जी बज़ाहिर इसके कि हुकूमत पे कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, PTI पे कोई अखलाकी पाबंदी नहीं है, लेकिन हुकूमत और PTI रीपोल करवाने के लिए तैयार हैं। तो ये रीपोल का काम तो इलेक्शन कमीशन का है, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों ट्वीट कर रहे हैं? गवर्नमेंट का इससे क्या लेना देना है? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। और जिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में आरओ की अपनी रिपोर्ट कहती है कि बादियो नजर में वो मुलव्विस पाए गए धांधली में, उन्होंने टेम्पर किया रिजल्ट्स को, उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? और ये पाकिस्तान के इंतखाबी इलेक्शन सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये साबित हो जाता है तो एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़िम धांधली है। इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के फ्लो को डिबेट के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं, मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं, बहुत दफ़ा अक्सर औकात स्पीकर कौमी असम्बली के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहते हैं, अमजद अली खान न्याजी साहब। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मरकज रहनुमा है अताउल्लाह तारड़ साहब, और NA-75 डस्का का इलेक्शन सारे का सारा मैनेज करने में, सारी कैंपेन चलाने में बहुत बड़ा इनका हाथ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रही हैं सीनियर मरकज रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं सिंध में शहला रजा साहिबा। अता तारड़ साहब, पहला सवाल मैं आपसे करूंगी कि नून लीग पहले तो सिर्फ 20-23 पोलिंग स्टेशन में कि जहां का मसला था, और अब तो आरओ की रिपोर्ट ने उन पोलिंग स्टेशन की नंबर दिहानी भी करवा दी है, वो नंबरिंग भी कर दी है कि जी यहाँ पे प्राइम फेसी बजाहिर लगता है कि रिजल्ट में टेम्परिंग की गई है। तो आप लोग सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशंस के बजाय पूरे हल्के में क्यों चाहते हैं रीपोल? बहुत शुक्रिया गरीदा साहिबा, क्योंकि मैं वजीराबाद भी मौजूद था, डस्का भी मौजूद था, और इन कैंपेन्स को देखने में, वहां ऑन ग्राउंड कैंपेन करने में, कैंपेन को चलाने में मेरा बड़ा हाथ था। तो जो ये 20 पोलिंग स्टेशन हैं, यहाँ की टैंपरिंग तो देखिए उसी रात एस्टैब्लिश हो गई, इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज भी आ गई, पूरी इंतजामिया सो रही थी, धुंध हो या गाड़ी खराब हो गई या मेरी ऐनक खराब हो गई या फॉर्म फिल नहीं हुआ, जो मजे का खेज बयानात थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के, वो जिस तरह रात के उस पहर आए तो वो मुझे उस पर वो शेर याद आया कि तेरी रात बता रही है, तेरी सुबह बता रही है तेरी रात का फसाना।
تو جب ایڈمنسٹریشن اس میں انوالو تھی اور انہوں نے ایک بالکل بلائنڈ آئی ٹرن کر دی اس ساری دھاندلی کی طرف، تو جو شہر کے پولنگ سٹیشنز ہیں 36، جس کی ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست بھی دی ہے، جہاں فائرنگ بھی ہوئی، جہاں بندے بھی مرے، جہاں پہ پولنگ سٹیشن کے دروازے بھی بند کیے گئے، جہاں خواتین کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا، ہماری کینڈیڈیٹ کو کہا گیا کہ گولی مار دیں گے، اس کی چادر کھینچی گئی، تو جہاں پولنگ روکی گئی ہے پریزائڈنگ آفیسرز نے وہاں بھی دروازے بند کر کے اندر ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ نہ صرف جعلی ووٹ کاسٹ کیے، جو ایک بندہ میں نے وزیر آباد میں پکڑا جس کا نام لیاقت بھٹا ہے، اس کے جب بیگ کھولا گیا، الیکشن کمیشن نے کھولا اور ری کاؤنٹنگ کروائی تو 250 جعلی ووٹ اس پریزائڈنگ آفیسر نے کاسٹ کیا ہوا تھا۔ اب اس نے ویڈیو جاری کی ہے، وہ جو مرضی کہتا رہے، وہ ریزلٹ میں کنسالیڈیٹ ہو گیا ہے۔ تو جب ڈی ایس پی کو، ایس پی کو، ڈی پی او کو استعمال کیا جائے، ایک انہوں نے ڈی ایس پی لگایا ذوالفقار ورک، موجودہ ڈی ایس پی کو انہوں نے کہا کہ جی اس کی میڈیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اس کو میڈیکل لیو پہ بھیج دیا گیا۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی، پرانا ڈی ایس پی بحال ہوا، اس کی ٹرانسفر ہوئی، یہ چارج نہیں چھوڑتا تھا، ہم نے چارج چھڑوانے کی اپلیکیشن دی، پھر الیکشن والے دن اسی ڈی ایس پی کو اوور آل سیکیورٹی انچارج بنایا گیا۔ تو جب آپ الیکشن پولیس کے ذریعے لڑیں گے، جب فائرنگ بھی ہوگی، اور 15 فروری کو میں نے ٹویٹ کیا غریدہ صاحبہ کہ یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کلیشن کوفوں والے لوگ موجود ہیں، میری گاڑی روکی گئی، نوشین افتخار کی گاڑی روکی گئی اسلحے کی چیکنگ کے لیے۔ اس پہ ذرا بعد میں آتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے اور رانا ثناء اللہ کو وہ گرفتار بھی کرنے جا رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ آپ کے لوگ بھی فائرنگ کر رہے ہیں، مسلح گارڈز لے کے گھوم رہے ہیں۔ بٹ کمنگ بیک ٹو مائی کوسچن کہ 340 کم از کم پولنگ سٹیشن تو آپ لوگ وہاں پہ لیڈ لیے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ نے کہا تھا کہ صرف 20 جو رہ گئے ہیں پولنگ سٹیشن جہاں پہ مسئلہ آیا ہے سامنے، وہاں پہ ری پول کروایا جائے۔ اب اس 20 میں سے بھی الیکشن کمیشن آر او نے کہہ دیا کہ 4 کے ریزلٹ تو بالکل ٹھیک ہیں، تو باقی جو 17-18 رہ گئے ہیں صرف وہاں پہ ری پول ہونا چاہیے نا۔ تو آپ لوگ یو ٹرن لے رہے ہیں اپنے پہلے موقف سے اب پورے حلقے کے حوالے سے؟ میں یہ معاملہ آپ کو ٹیکنیکلی سمجھا دوں، میں بالکل اس پہ یو ٹرن نہیں ہے۔ 337 چلیں آپ اس کو 340 کر لیں، اس میں ہماری لیڈ ہے 3100 کی، ٹھیک ہے۔ باقی 20 جس پہ ٹیمپرنگ کی گئی، اگر ٹیمپرنگ نہ ہوتی تو وہ فارم 45 جو ہمارے پولنگ ایجنٹس کو ملے اس کے مطابق ہم 1100-1200 سے الیکشن جیت جاتے ہیں۔ ٹیمپرنگ ہوئی، ہم نے جب بعد میں ہمارے سامنے ویڈیوز آئیں اور ایویڈنسز آئے کہ ڈسکا سٹی میں کیا ہو رہا تھا، پریزائڈنگ آفیسرز باقی جگہ پہ کیا کر رہے تھے، انتظامیہ کیا کر رہی تھی، تو صرف یہ ٹیمپرنگ نہیں ہے، پورے پولنگ سٹیشن پہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے۔ یہ تو سامنے آ گیا نا، یہ تو پکڑے گئے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اگر یہ رنگے ہاتھوں نہ پکڑے جاتے تو یہ بھی ریزلٹ تسلیم تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 360 پولنگ سٹیشنز پر ٹیمپرنگ ہوئی ہے، اس کے ثبوت آپ نے سارے دے دیے ہیں الیکشن کمیشن کو آج؟ جی ایز وی اسپیک ہم نے ویڈیوز کی ایک یو ایس پی جمع کرائی ہے ان 20 کے علاوہ۔ اس وقت بھی ہماری لیگل ٹیم ڈسکے میں بھی بیٹھی ہے، لاہور بھی بیٹھی ہے، اسلام آباد بھی بیٹھی ہے، ہم وہ پورے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں۔ یہ الیکشن پورے طور پہ متنازع ہو چکا ہے، پورے طور پہ اس پہ سوالیہ نشان ہے، اور ایک شخص کا آپ لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں، میڈیا والے نام نہیں لیتے، ایک عثمان بزدار نامی آدمی بھی موجود ہے جو غلطی سے وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، جو عین سے عثمان ہے۔ یہ ذمہ داری کیا اس کی نہیں تھی؟ وہ اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، سارا بلیم آر پی او، سی پی او، ڈی پی او، ڈی ایس پی پہ ہے۔ وہ اتنا نااہل، وہ اتنا ارریلیونٹ ہو گیا غریدہ صاحبہ کہ اس کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ وہ بھی کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ چلیں پی ٹی آئی سے سوال کرتے ہیں نا، امجد علی خان نیازی صاحب، یہ جو آر او کی رپورٹ ہے یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے پورے کے پورے سسٹم پہ، اور میں کہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف بھی، کیونکہ آپ کی گورنمنٹ کے انڈر یہ ضمنی الیکشن ہوا جس میں آر او کہہ رہا ہے کہ جی بادی النظر میں بظاہر لگتا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسرز نے دھاندلی کی ان چند پولنگ سٹیشنز پہ جہاں پہ پھر رزلٹ آپ کے امیدوار کے حق میں نکلا۔ دیکھیں کہنے کو تو انہوں نے ایک پورا فسانہ کھڑا کیا ہے، نہیں فسانہ نہیں، آر او کی رپورٹ ہے۔ میری بات سن لینا، آسمان سے لے کے زمین تک کلابے ملا دیے ہیں، سب انہوں نے الزامات کی بارش بچھاڑ کی ہے۔ دیکھیں آج بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ ریفارمز چاہیے، ریفارمز ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سسٹم جو ہے، ہم تو ایک عرصے دراز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سسٹم نہیں ہے جس کے تحت آپ آج بھی، جیسا کہ انہوں نے ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا کہ جو ہارنے والے ہیں وہ بھی روتے ہیں، جو جیتنے والے ہیں وہ بھی مشکل میں پڑتے ہیں۔ رہا نون لیگ کا سوال، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی اور ہار جائے اگر نوشہرہ میں تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم جیت گئے، اور جہاں پہ یہ ہار جائیں
तो ये कहते हैं जी हमारे साथ नहीं, ये सिर्फ नून लीग मसाइल नहीं है। कह रही ना, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मेरी आरओ बात कह सुन रहे हैं। लेना, सुन लेना। अच्छा, चलो। आरओ ने कहा कि जी जो 23 हैं या 22 हैं या उसमें से कुछ जो पोलिंग स्टेशन हैं वो उनको बादियों नजर में उसने भी कोई फैक्ट्स के साथ तो नहीं कहा नहीं, ना, बादियों फैक्ट्स मौजूद हैं साथ में। ये आप रिपोर्ट आपने पढ़ लें। उन्हें लिखा है ना, रिपोर्ट आप पढ़ लेना। मैं पढ़ लेता आपने हूं। रिपोर्ट नहीं पढ़ी मेरा ख्याल है। मैंने देखी है, पढ़ी नहीं आप? मैंने देखी है। अच्छा, मेरे कहने का मकसद ये है कि हम इससे पहले इनको कह चुके हैं कि आए, अगर आप समझते हैं कि हमारा मैच ठीक नहीं हुआ, हालांकि लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली रिफॉर्म अपना इसके जो बिसाइड ऑल थिंग्स के हमने इनको पहले कह दिया कि आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो शफाफियत पे यकीन रखती है, हम दोबारा इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं जहां पे आपको इशू आ रहे हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट किया। लेकिन पीएम के लेकिन कहने वज़ीर के आज़म बाद का ट्वीट करना बनता नहीं था ना। लेकिन गवर्नमेंट कैसे करवा इसलिए सकती है रीपोल? गवर्नमेंट नहीं कराती, कराना तो इलेक्शन कमीशन का, लेकिन हम ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखते हैं, हम चाहते हैं तो फिर कि इसका ये जवाब सिस्टम- देना उन पोलिंग स्टेशंस पे जहां पे टेम्पर हुआ है बज़ाहिर रिजल्ट, वहीं पर पोलिंग स्टेशंस में रिजल्ट आया है तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के हक में। इसका जवाब क्या? देखिए ये तो किसी के हक में भी आ सकता है, नहीं, ये किसी किसी के भी हक में। लेकिन नून लीग के हक में देखिए क्यों नहीं अगर आया? सिंध सर, में बुनियादी सवाल है। हमारा अपोजिशन लीडर जेल में पड़ा है ना जी, हम वहां पे भी इश्यूज होना हैं। चाहिए। मेरी Opposition leader को जेल में- अपोजिशन लीडर जेल में पड़ा है, कोई छोटी बात नहीं है। फिर कौमी असेंबली वाले लेकिन भी उसके कहेंगे, बाद- कौमी असेंबली वाले भी कहेंगे। अच्छा वही क्या बात है ना, पंजाब वाले भी। तो मेरा कहने का पंजाब वाले भी, मकसद है बिल्कुल। सारे कहेंगे ना, हम तो आज भी ये कह रहे हैं कि अगर ये जो सिस्टम है, ये जो निजाम है, इसमें अगर बेहतरी लाने की जरूरत है, हम तो पिछले आपको ये याद होगा आपकी गवर्नमेंट पे चार्जशीट है एक तरह से बहुत देखिए, बड़ी कि ये आपकी इलेक्शन गवर्नमेंट जो- के अंदर ही असेंबली देखिए, इलेक्शन हुआ है देखिए, और अता ताड़ा साहब ने यही इलेक्शन पॉइंट रेस कमीशन- किया है कि देखिए- उस्मान बुजदार की तरह फिर देखिए इलेक्शन जो मुनक्किद कराना है, जो उसका मुमकिन बनाना है, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। और सिविल आप- गवर्नमेंट उसकी एड में होती मेरी है। देखिए, सिविल गवर्नमेंट एड में नहीं होती। मेरी बात सुने, इलेक्शन कमीशन के ये इख्तियार में है कि जहां पे अगर जनरल इलेक्शन हो तो इन द होल पूरा जो सिस्टम है वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। इसी तरह जहां पे बाय इलेक्शंस हो वहां का सिस्टम गवर्नमेंट के पास नहीं होता, वो होता है सर इंतजामिया इंतजामिया पाबंद होती है। सरकारी मशीनरी पाबंद होती है इलेक्शन कमीशन की। एग्जैक्टली। और आपने इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज नहीं देखी? देखिए अगर उन्होंने कहा कि हम फोन करते रहे, कोई फोन नहीं उठा रहा था। अगर उन फोन नहीं उठाया तो उनका काम है कि उनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि उनके बात आते हैं हमारे में। कमीशन ही ले सकता ना, वो एक्शन तो आपकी गवर्नमेंट ने देखिए लेना वो है। अगर उस्मान बुज़दार सजेस्ट साहब की देखें, हुकूमत ने अगर लेना है। वो इलेक्शन कमीशन समझेगा, वो अपनी इंक्वायरीज में, अपनी हाई इंक्वायरी में समझेगा कि वहां पे इश्यूज थे, जी, तो वो बिल्कुल इंतजामिया को लिख के भेज सकता है। तो हमने उनको रोका तो नहीं, आज नहीं ही है किसी- पंजाब के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं देखिए देंगे वो ना। किसी को भी भेज तो सकता है उस्मान जी, बुज़दार साहब इलेक्शन करवाएंगे कमीशन का इख्तियार है ना जी। इलेक्शन कमीशन के पास वो मशीनरी थी ना, हमारे पास तो नहीं थी ना उस वक्त। मशीनरी उनके पास थी, अगर वो समझता है कि वहां पे गवर्नमेंट इश्यूज आपकी है हैं। पंजाब में। देखिए हमारी कमाल है, बात कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमारी आपकी है है, पंजाब में। लेकिन जो बाय इलेक्शन जहां पे था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के पास था। आप कह समझे। रहे हैं कि जो डीपीओ सियालकोट थे, देखिए उस जो वक्त वो कमिश्नर सियालकोट अहकामात, थे, जो उस चीफ वो सेक्रेटरी जो थे, इलेक्शन अहकामात कमीशन के तहत थे वो। देखिए हाँ, तहत उस थे। वक्त जहां पे इलेक्शन हो रहा खान था, आप देखें कानून देख लें, आप इलेक्शन लॉज देख लें कि वहां के जो मामलात हैं उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने डील करने थे। अगर वो समझते हैं कि कहीं पे किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी फर्द वाहिद ताउन ने नहीं नहीं किया तो वो इलेक्शन कमीशन का काम है उसके खिलाफ एक्शन लेना, अच्छा क्योंकि वो सजेस्ट करके भेजेंगे। अच्छा, ठीक है। देखिए उसमें गवर्नमेंट का रोल, देखो एक्शन उस वक्त लेगी जब इलेक्शन कमीशन उसको चीफ सेक्रेटरी के लिखेगी, खिलाफ एक्शन इलेक्शन कमिशन लेगा। उस वक्त लेगा फोन या जब कोई नहीं उठा गवर्नमेंट रहा को था। लिखेगी इलेक्शन कमीशन। अगर वो देखे उसका चीफ सेक्रेटरी का तो उस वक्त रोल आता है ना कि उसकी कोई वो गिल्टी साबित हो, और इतने छोटे इलेक्शन में इतनी कुछ अच्छा। नहीं होता। ये छोटी ये आप- मामूली सी चीज है। ये देखें, ये मामूली बात। मेरी बात से कि क्या था उसमें इशू, कौन सी कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सी बड़ी बात? धांधली होगी, कोई बड़ी बात मेरी नहीं। धांधली छोटी की सी अलग चीज मामूली है, दो बंदे मर लेकिन गए। ये कोई इलेक्शन दो- है, दो अल्लाह बंदे माफ मर करे। गए। दो बंदे ये मर देख- गए, इसमें देखिए, आपका कारकुन भी बंदे शामिल किसका, है, छोटी देखिए सी वो बात बंदे है। किसने मारे, नून लीग के उसकी लोग। तफ्तीश किसने करनी है? तफ्तीश देखिए किसने करनी है? उसके लिए एक आपका मरा है, गवर्नमेंट एक हमारा मरा ने, है। मेरी बात सुन ले ना, बंदे किसके मरे,
पीटीआई के मरे ना, एक आपका एक हमारा है। देखिए नहीं, बंदे पीटीआई के मरे ना नामी जी, मेरा मारे brother जो शहीद भी हुआ थे। है। मैं इल्जाम नहीं लगाता, चलो फर्ज कीजिए आपके मुस्लिम लीग नून के लोगों ने नहीं मारे, मरे तो सही ना, हम ये नहीं कहते, लेकिन मारे तो आपके हामी सपोर्टरों नहीं थे ना। गवर्नमेंट ने किया कि शफाफ तहकीकात, आईजी पंजाब को जिम्मे, देखें सिंध में क्या हुआ, सिंध में तो सीधा जेल डाल दिया कि चाहे उसका कसूर था या नहीं, ठीक है नहीं, लेकिन जहां हमने पंजाब में तो ऐसा कुछ नहीं किया ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी है अच्छा कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे। तो पंजाब में भी आप ही पंजाब गवर्नमेंट ने इसीलिए इसीलिए मेरी बात मुकम्मल है, इसीलिए शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया किसी, ताकि वो लोग जो वाकयातन इसके जिम्मेदार हैं, ठीक है। चाहे नून लीग जिम्मेदार होगी, बिल्कुल। अच्छा, आप बार बार सिंध का कंपैरिजन दे रहे हैं, मैं जरा शैला साहबा की तरफ चली जाऊं आपकी इजाजत से। शैला साहबा, बार बार सिंध का कंपैरिजन आ रहा है, जो पंजाब में इस वक्त एक बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ हुआ है NA-75 के हवाले से, कि देखें जी सिंध में हलीम आदिल शेख को भी कैद में डाल दिया, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हम पंजाब में शफाफ इंक्वायरी करवा रहे हैं 2 कारकुनान की शहादत के हवाले से, और सिंध में भी धांधली वगैरह होती रहती है लेकिन वहां पे एक्शन नहीं लिया जाता, हमने तो फौरन कह दिया कि जी रिपोर्ट करवाते हैं। शैला रजा साहिबा, पहली बात यह है कि क्या आप ये चाहते हैं कि हलीम आदिल के साथ जो एक कॉन्वॉय फायरिंग कर रहा था उससे जब कोई मर जाता जब ठंडक पड़ती? ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये केपी के बल्दियाती इलेक्शन नहीं है कि 27 लोग मर जाए, ये सिंध है, ये हम मरने नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं सीधी बात बोलूंगी, सब अपने अपने घरों में अपनी खुशियों में खुश हो जाएंगे। जिनके घर का बंदा चला गया उनसे पूछे, आप सब तो शुरू हो जाएंगे कि जिंदा है, फलाना जिंदा है और शहीद है और ये है। उनसे पूछे उन्होंने माओ ने कैसे पाल के बच्चा बड़ा किया था। तो ये हम यहाँ नहीं होने देंगे। और दूसरी बात यह है कि हलीम आदिल शेख साहब के लिए कि तमाम पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी लोग तैनात होते हैं और उनके पास शिकायत पहले पहुंच चुकी थी, वीडियोस पहुंच चुकी थी, बाद में अरेस्ट हुआ है, उनके ऑर्डर पे अरेस्ट हुआ है। तो ये इन्हें समझना चाहिए। और खुद ही तो ये कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी हो। हमने तो कोई मुकदमे नहीं डाले उन पे, और हम जब तक हैं, एक बात और मैं कहूंगी कि नौशहरा में इन्हें पता नहीं चला, पतली गली से इन पे काम लग गया कि किया इन्होंने वहां भी होगा, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था कि अपने यहाँ से कोई और जो है वो सपोर्ट करा जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि ये सीधा तरीके से काम करें। तो ये 14 स्टेशंस तो वो हैं जिसपे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो सिफारिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अमला भी देर से आया जी। और ये वो वीडियोस हैं जो कि कारकुनों ने बना ली कि ये थैला लेके भाग रहा है, ये बक्स लेके भाग रहा है, ये लेके भाग रहा है। जहाँ पे काम नहीं हो सका, वहाँ जहाँ पे कोई बेचारा ये नहीं कर सका, वहाँ पे पता नहीं क्या हाल होगा। तो इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है, शर्म का मुकाम है। और मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को री इलेक्शन कराना चाहिए और इस रिजल्ट को तो मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि हल्का खोलो, ये करो, वो करो, फिर स्टे हो जाएंगे, और ये बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और जब आपके अपने यहाँ से इतनी बगावतें हो रही हैं तो आपको दूसरों के यहाँ क्या मसला है? लियाकत खटक ने भी आज कह दिया कि सैफुल्लाह अबड़ो की सीट जो है, टिकट जो है वो 350 मिलियन में बेचा गया है। जी, लियाकत जतोई ने कहा है कि 35 करोड़ में टिकट बेचे जा रहे हैं, अपने पुराने वर्कर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। वो कब तक खामोश रहे वर्कर्स? मिनिस्टर बने तो 22 साल की जद्दोजहद का कोई शख्स साथ नहीं था, स्पोक्स पर्सन में 22 साल की जद्दोजहद का कोई शख्स साथ नहीं था। अब सेनेट का वक्त आया तो ऐसे ऐसे लोग सामने आ गए। खान साहब कह रहे हैं जाली दवाओं वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, दवाएं महंगी करने वाले को अपने साथ बिठा लूंगा, जाली सिगरेट वालों को जो है वो सेनेट का टिकट दे दूंगा। तो ये सारी बातें लोग माइंड कर रहे हैं। जब भी तो कल आपने देखा परसों केपी में जब खान साहब गए तो कितने MNAs और MPs जो थे वो नाराज थे और नहीं आए। 14 MNAs और 6 MPs। अंदर
अमजद खान साहब। हलचल इनके अंदर मची हुई है। हम भी कराची में जो 1 मिनट, हम भी सिंध असेंबली में बैठते हैं और सिंध असेंबली में इनके लोगों की बेचैनी को महसूस करते हैं फैसल वाडा के ऊपर और अबड़ोग साहब के ऊपर, तो हमें नजर आती है, बल्कि हमें तो इनके लोगों में बेचैनी हलीम आदिल पे भी नजर आती है। अच्छा, अब आपने ये सारे सवालात उठा दिए हैं, ये मैंने भी करने थे, इनका जवाब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर बेचैनी है और क्या ये बेचैनी मुख्तलिफ सूबों से होते होते मरकज तक पहुंच के सेनेट के इंतखाबात में ढल सकती है? सवाल करेंगे कुछ मजीद और NA-75 के इलेक्शन के हवाले से भी। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमजद खान नियाजी साहब, सवालात हैं आपके लिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाहिद जमात है जिसके अंदर डिबेट भी होती है, बहस व तमीज भी होती है, और ये हम इसे हेल्दी साइन कहते हैं, क्योंकि पार्टी में कोई मार्शल लॉ नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टीज में हमेशा बहस व तमीज होती रहती है। यहाँ पे वो निजाम नहीं है कि आप कोई गुलाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरी बात यह है कि पूरी पार्टी जनाब इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और उनके जो फैसले हैं उनके साथ खड़ी है, क्योंकि बहुत सारे जो डिसीजंस हैं वो बोर्ड और पार्टी और खान साहब ने किए। 35 करोड़ लेके टिकट देने का जो इल्जाम है, ये फैसला किसका था, ये डिसीजन किसका था? देखिए, ये पार्लिमानी बोर्ड का था, और इसमें 35 करोड़ लेके टिकट देने का, देखिए 35 करोड़ नहीं, ये गलत बात। कितने पैसे पे? कोई पैसे नहीं, किसी से 1 रुपया, मैं ये ऑन ओथ कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारा आज भी यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो करप्शन के खिलाफ है, इसलिए तो हम शो ऑफ हैंड की बात कर रहे हैं, हम इसलिए रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसी पैसे के खिलाफ कर रहे हैं ना। को हम नई जो प्रीवियस जितने अदवार गुजरे हैं उनके खिलाफ आज क्यों खड़े हुए हैं? वो इसलिए खड़े हैं कि हम चाहते हैं कि जो आपका मोतबर इदारा है उसके अंदर जो आपके लोग जाएं, उसमें जो मुंतखब हो लोग, वो इतना कैलिबर हो उनका और उन पे कोई ये दाग धब्बा भी ना हो, ताकि वो इदारा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके वफूद ने भी जाना है, अच्छा फिर लेजिस्लेशन भी करनी है, डिबेट भी होनी है, तो उसकी जब तक शफाफियत नहीं होगी उस वक्त वो कैसे मोतबर कहला सकता है? चले, वो तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फैसला कर रही है, सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड ने मेरिट के ऊपर फैसले किए हैं और बगैर लालच के मेरिट पे किए होते तो खैबर पख्तूनख्वा में आपके लोग नाराज हैं, 6 MPs वहां से आपके नहीं आए, शहर साहब पहुंच रही हैं। देखिए मेरी बात सुनो ना, जिसको टिकट मिल जाता है ना, पंजाब से आपके MPs टूट रहे थे। एक देखो, जिसको टिकट मिलता है उसके कुछ लोग खिलाफ भी होते हैं और वो इल्जामात, देखिए मेरी बात सुनो, देखिए उसमें कोई इतराज वाली बात भी तो नहीं है। हफीज शेख पर कोई एतराज की बात? कोई एतराज नहीं है। क्या एतराज? आपको कोई एतराज? मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने आपको कोई एतराज नहीं। आप हफीज शेख को वोट देंगे? देखिए पार्टी का हुक्म है, पार्टी का फैसला है, हम नजरिए के तहत बने। अरसे से तहरीक इंसाफ के साथ हैं? मैं 7.5 साल हो गए। 7.5 साल हो गए। और हफीज शेख कितने अरसे से PTI के साथ है? गवर्नमेंट बनी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट बनी नहीं, वो डिलीवर कर रहे हैं। पहले आपके असद उमर थे, देखिए डिलीवर कर रहे हैं। देखिए उसमें कोई, देखिए वो कोई नैब में है। आप 7.5 साल से नहीं, PTI के कारकुन हैं, वो वर्कर कोई हैं, नैब और आप में 1 साल से PTI के बंदे में जो शामिल हुआ है, गवर्नमेंट में शामिल हुआ है, देखिए उसमें कोई, मेरी बात सुने, उसपे कोई दाग धब्बा है? पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है ना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। पार्टी ने डिसीजन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम डिसीजन को मानते हैं। रात हमारे काफी सारे MNAs इकट्ठे थे, बिल्कुल सबने कोई बगैर किसी हिचकिचाहट के जो है पार्लिमानी बोर्ड और पार्टी के फैसलों को उन्होंने तस्लीम किया है। लेकिन 14 MNAs आपके पेशावर में नहीं मिले। किसी ने गलत कहा है आपको? आपके काम खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने तस्दीक की। किसी ने मेरी बात उन्होंने कहा कि उनकी अपनी मसरूफियात थी इसलिए नहीं। मसरूफियात ना, इतराज वाली बात ऐसा ही तो होता है ना। नॉट एट ऑल। देखिए आप चीजों को अज्यूम ना करें ना, चीजों को अज्यूम नहीं किया जाता। आप रिजल्ट को देखेंगे ना, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ जाएगा सेनेट में, रिजल्ट इंशाल्लाह ताला ये साबित करेगा कि पार्लिमानी बोर्ड, पार्टी के फैसले, खान साहब के फैसले, गिलानी साहब के मुकाबले में हफीज शेख को गिलानी साहब जो है वो हार जाएंगे।
शैला रजा साहिबा, शैला साहिबा जरा बताएं। उसमें कोई शक ही नहीं है। गिलानी साहब अगर हार जाएंगे तो क्या होगा? ट्रू जो है वो पॉलिटिशियन है, अपनी पार्टी के वफादार हैं, उनके ऊपर इनकी पार्टी में बैठे हुए बैरिस्टर फवाद तक मुत्तफिक हैं कि उनको गलत सजा हुई थी और वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात यह है कि ये हमारा जो है डेमोक्रेटिक राइट है कि हम अपने लोगों को टिकट दें। और मुझे खुशी इस बात की तो है यही कि डेमोक्रेटिक राइट तो फिर पीटीआई का भी है ना कि वो जिस मर्जी को चाहे टिकट दे। मैं इसी का जवाब दे रही हूँ, आज मुझे खुशी इस बात की है कि जब उन्हें सेनेट का टिकट मिल रहा है तो खान साहब उनसे मिल चुके हैं। जब वो वजीर बने थे तो खान साहब उन्हें देखा तक नहीं था। सेकंड ये कि सैफुल्ला अबड़ो को सिंध के लोगों ने नहीं देखा, और अगर देखा होता तो शकूर शाद और आमिर लियाकत ये न कहते कि हम उसे वोट नहीं करेंगे। इसी तरह अब्दुल कादिर के ऊपर, जिनके अब पेपर रिजेक्ट हो गए, और सैफुल्ला अबड़ो के भी, तो केपी से जो है वो आवाजें ना आती। इसी तरह कोई फरहत हैं, कोई शहजादी, उन्होंने तो वापस ले लिए थे पेपर्स, अपने सबमिट ही नहीं करवाए उन्होंने। ले लिया, लेकिन आवाजें बुलंद हुई। इसी तरह एक कोई डॉक्टर साहिबा हैं, इसी तरह एक कोई हुमायूं साहब हैं, वो भी शायद डॉक्टर हैं। तो ये अचानक कहा जाता है कि ये पार्टी के बड़े ही मंझे हुए वर्कर थे, टेंट और कुर्सियां भी यही लगाते थे। तो ये अचानक पीटीआई को पता चल रहा है, जैसे हफीज शेख साहब का पता चला था। तो उसकी वजह से मसाइल हैं। डिबेट जो है, मैंने तो ये तक सुना है कि इनकी पार्टी में लोगों से दरखास्तें ही नहीं ली गई हैं। तो कहाँ डिबेट हो रही है? मैं इस पे अर्ज करूं क्विकली फिर मैं अता साहब और देखिए जो गुलाम वाला मसला, अता साहब कुछ कहना मैं चाहिए। अता साहब बात मसला है ना, इनके साथ जो आखिरी अता बात साहब कर दूं? बैठे हैं अपने हमारी बहन मैं शैला बात रजा करनी साहब, थी। इन्हीं ये के गुलाम बारे वाला में मसला जो है ना, बारे में ये कहा करते थे कि ये राजा रेंटल साहब, जो इनके प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब है, इन्हीं की पार्टी के खास के लिए राजा रेंटल है। और यूसुफ रजा गिलानी के बाद इन्हीं की पार्टी ने MBBS का नाम दिया करती थी। और इन्हीं के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में कौन गए थे? मियां साहब की तकरीर उठा के देख लें। फिर ऐसी बहुत सी बातें आपके बारे में पीपल्स पार्टी और नून लीग भी निकाल के ले आई। वो मियां साहब ने कहा था कि वो स्टेप डाउन हो जाए। उन्होंने कहा था कि स्टेप डाउन हो जाए वरना हम मार्च करने आ रहे हैं। शैला साहिबा, इन्होंने इल्जामात लगाए थे। शैला साहिबा, मैं इसका जवाब देती हूँ। उन्होंने बिल्कुल ख्वाजा आसिफ गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम IPPs वाली कंपनीज को बुलाया, उनसे कहा कि आपको जो पैसे दिए गए थे वो वापस करें, 14-15 की वो उन्होंने वापस किए। उनसे कहा जो इसका सूद भी है वो भी वापस करें, उन्होंने वो भी वापस कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा ये हम नैब को दे देते मुकदमा। आज अगर राजा परवेज अशरफ असेंबली में हैं तो इसका मतलब है नून लीग को गलत फहमी थी। आज अगर यूसुफ रजा गिलानी एलिजिबल हैं तो नून लीग की वो गलत स्टेप था पॉलिटिक्स का। लेकिन खान साहब तो बहुत आला दिमाग, 18 गर्मियां बाहर गुजार चुके, शफाफियत पे यकीन रखने वाले, उन्होंने तो सोच समझ के डाकू कहा होगा ना परवेज इलाही को, सोच समझ के जो है वो लियाकत जतोई की तरफ हाथ बढ़ाया होगा, सोच समझ के MQM को कातिल के बाद नफीस कहा है। शेख रशीद को भी, शेख रशीद साहब को भी गलत लोग हैं। और शेख रशीद साहब को तो हम तो मानते हैं कि ये हुआ, और जनाब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी गलती थी। ठीक है। उन्होंने लॉयर्स मूवमेंट को भी और ये मंसूर एजाज के मामले से लेकर यूसुफ रजा गिलानी के मामले में अपनी गलती तस्लीम की। गलती तस्लीम जो कर ले वो सियासतदान, जो ना करे वो इमरान। अच्छा चलिए, सब्सटेंशियल डिबेट की तरफ वापस आते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहा था, डिबेट की तरफ वापस आते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है। इन्होंने ही निक नेम रखे थे, मैंने तो अच्छा अता साहब क्विकली, फिर ब्रेक पे जाऊं, फिर वापस आपके पास भी आती हूँ। क्विकली अता साहब। भाई चपरासी भी निक नेम था ना, डाकू। देखिए अता साहब, कहीं की ईद कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ये सियासी जमात थोड़ी है, ये तो मफाद परस्तों का एक टोला है। कोई यहां से आ गया, कोई वहां से आ गया, किसी को शामिल करा लिया, किसी को कोई
लालच दे दिया। तो बात यह है कि कोई नजरियाती कारकुन होते, कोई बैठे होते इस वक्त, तो पता लगता। इनकी 80% काबीना जो है वो इधर उधर से जोड़ी गई है, और मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, आज इनको सीक्रेट बैलेट याद आ गया है। जब संजरानी साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तब तो ये लोगों को खरीद रहे थे, तब तो ये लोगों से राब्ते कर रहे थे। ब्रीफ केसों वाली, नोटों की धतियों वाली वीडियोस इनकी आती हैं, लोग इनके मुलव्विस होते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग इनके लोग करते हैं। पंजाब में हम सबसे बड़ी पार्टी थे, जहांगीर खान तरीन ने अपने जहाज का इस्तेमाल किया, अपने ब्रीफ केस का इस्तेमाल किया, पंजाब में इनको हुकूमत बना के दी, और उसके एवज चीनी की करप्शन की गई। और आज मेरे भाई नाजी साहब को याद आ गया, हलीम आदिल शेख, ऑपोजिशन लीडर, मेरे पंजाब का ऑपोजिशन लीडर पिछले 2 साल से बंद है, एक ढेले का सबूत नहीं है। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा हलीम आदिल शेख साहब की साहबजादी की वीडियो देख के। इधर भी 2 साल की एक बच्ची है जिसका बाप 2 साल से जेल में है। तो ये बातें ना अच्छी नहीं लगती हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन नेशनल असेंबली दूसरी तरफ बंद किया हुआ है, हमारा पार्लिमानी लीडर बंद है, खुर्शीद शाह साहब बंद हैं। ये अब आप ये बारी आनी है इस मुल्क में ना, कोई अब ये जाएगा नहीं। ये नियाज़ी साहब तो यही रहेंगे ना, ये भागेंगे शहबाज गिल, ये भागेगा शिराद अकबर, ये भागेंगे हफीज शेख जैसे लोग भी जो गैर मुल्की पासपोर्ट पे हैं, जिनका यहाँ पे कुछ नहीं है, जो लोगों के बीच में ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन वापस आऊंगी आपके साथ ही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, अता तारा साहब का तफसीली जवाब लेते हैं। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अता तारा साहब, एक तो जवाब अपना मुकम्मल कर लीजिएगा, दूसरा मेरा एक सवाल भी बीच में ऐड कर लीजिएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन सिर्फ उन चंद पोलिंग स्टेशंस पे NA-75 में रीपोल का हुक्म देता है कि जहां पे उसको लगता है कि बज़ाहिर टेम्पर हुए हैं रिजल्ट्स, तो आप ECP के इस फैसले को तस्लीम करेंगे? क्योंकि आप लोगों का तो मुतालबा है कि पूरे हल्के में करवाए जाए। देखिए, एज वी स्पीक अभी भी मेरी लीगल टीम इस पे तैयारी कर रही है, और हमारे पास हमने पाकिस्तान के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर सलमान अकरम राजा साहब की सर्विसेज को हायर किया है। और हम जब ये इलेक्शन पूरा मुतनाज़ा हो चुका है, इलेक्शन कमीशन इसको मुतनाज़ा कह रहा है, 2 लोग अपनी जानों से गए हैं, काफी लोग जख्मी हुए हैं, वोटर्स को रोका गया है वोट कास्ट करने से, पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद किए गए हैं, लोग अगवा हुए हैं, हर तरह की बद इंतजामी हुई है। और देखिए, जब आरओ साहब ने रात हमें 2 बजे कहा ना कि मेरा डीसी भी फोन नहीं उठा रहा, मेरा डीपीओ भी फोन नहीं उठा रहा, तो मैं नियाज़ी साहब की खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि उनकी ACR गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिखनी होती है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिखनी होती। और जिस तरीके से बुजदार इंतजामिया ने बदतरीन वहां पे धांधली करवाई है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बुरा इलेक्शन नहीं हुआ होगा जितना ये NA-75 का है। और मुझे गिला पुलिस के एहलकारों से नहीं है, मुझे सिपाहियों से नहीं है, मुझे जवानों से नहीं है, मुझे गिला उन पढ़े लिखे जाहिलों से है जिनको डीपीओ तैनात किया जाता है और जो अपने सियासी आकाओं के आगे कोई एक हर्फ नहीं बोल सकते, जो इस धांधली को रोकने के लिए, इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए अपनी ड्यूटी सरंजाम नहीं दे सकते। हम एक एक पोलिंग स्टेशन पे ये स्टैब्लिश करेंगे, लीगली स्टैब्लिश करेंगे कि ये मुतनाज़ा इलेक्शन है, लिहाजा पूरा इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। जो बंदे हमने पकड़ लिए सो पकड़ लिए, जो धांधली रंगे हाथों पकड़ी गई सो पकड़ी गई, जहां नहीं पकड़ी जा सकी उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन अगर ECP सिर्फ उन चंद पोलिंग स्टेशंस पे रीपोल करवाता है तो उस पर नून लीग फिर राजी हो जाएगी? देखिए, अब देखते हैं ना ECP का क्या फैसला आता है, और हम अपना राइट रखते हैं अपील का भी। हमारे पास और लीगल फोरम मौजूद हैं, तो अभी तो देखें ये अभी लीगल बैटल शुरू हुई है, इसमें आगे जाके काफी मराहिल आएंगे। तो हमारी ख्वाहिश तो यही है कि पूरा हो, और वो हम दलाइल के साथ, सबूतों के साथ करेंगे। मैं जो इनकी बात आपको गुजारिश कर रहा था, ये टोटल उल्टी गंगा बह रही है, कोई निजाम नहीं है किसी चीज का भी। ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाली इन्होंने बात की, मुझे बताइए ना कि आपने पूरी ऑपोजिशन की फ्रंट बेंचेस को अंदर किया, चीनी का स्कैंडल आया कोई अंदर नहीं हुआ, आटे का स्कैंडल आया कोई अंदर नहीं हुआ, अद्वियात का स्कैंडल आया कोई अंदर नहीं हुआ, फॉरेन फंडिंग है, BRT है, अपनी बारी आए तो स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपते हैं, अपनी बारी आए तो कोर्ट को जाके कहते हैं कि अवाम के सामने मत लेके आए, सीगा राज में रखें। आज ब्रॉडशीट ने हमें पैसे वापस किए हैं, उसका हिसाब कौन देगा? और ये जो एक इन्होंने फौज जफर मौज इकट्ठी की है, टर्न कोर्ट्स की, मैं उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, टर्न कोर्ट जो इकट्ठे किए हैं, टर्न कोर्ट्स को लोटे कहते हैं ना, पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है टर्म, लोटे कहते हैं जी, उर्दू में कहते हैं जी लोटे। ये जो देखिए ना,
ایک آپ کی حکومت لوٹوں پہ قائم ہو تو ایک اور بات ہے، آپ کی کابینہ لوٹوں پر قائم ہے. آپ روز یا بلیک میل ہوتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں. آپ نے سرکار کے امور کیا سر انجام دینے ہیں؟ آپ نے ڈیولپمنٹ کیا کرانی ہے؟ مجھے بتائیے، پچھلے 10 دنوں سے ایک عام آدمی بیچارہ جس کی تنخواہ 15,000 ہے، جس کا گزارا نہیں ہوتا، وہ بھی کسی کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ تباہی کر کے رکھتی ہر چیز کی. نحوست کا یہ ایک پورا آپ سمجھے کہ یہ نحوست نازل ہوگی اس ملک کے اوپر، اور اپنی صفائیاں اس طرح دیتے ہیں، یعنی قتل بھی کریں گے تو کہیں گے کہ جی ہم نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ قومی مفاد کے اندر کیا ہے. ان کے پلے ہے کیا؟ نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ ان کو ادراک ہے عوام کے مسائل کا. یہ بد انتظامی مجھے بتائیے کتنی دیر چلے گی؟ اور یہ بزدار، مجھے بتائیں بزدار نے کب پی ٹی آئی جوائن کی؟ ابھی بات ہو رہی تھی نا 2018 کے الیکشن سے 2 مہینے پہلے اس نے جنوبی پنجاب محاذ جوائن کیا. اس کے بعد ہماری تو خواہش ہے کہ یہ رہے 5 سال. ہی میکس us look good, بٹ ایک عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے، اور خان صاحب صرف عین سے عثمان کو بٹھائی رکھیں. عوام چاہے تباہ ہو جائے مگر ان کو سروکار نہیں ہے، کیونکہ ان کو کسی نے کہا ہے کہ جب تک یہ بیٹھا ہے تب تک آپ بیٹھے ہیں. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا نظام ہے. یہ پوائنٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اگر امجد خان نیائی صاحب جواب دیں گے تو ٹائم اتنا میرے پاس ہے نہیں. ذرا کوئکلی امجد خان پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی کابینہ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں کتنے نظریاتی تھے اور کون لوگ تھے، مثلا کون آپ دیکھ لیں. اب ان کی کابینہ جو تھی وہ کن افراد پہ مشتمل تھی جو یہ سو کال نظریاتی ہیں. دوسرا ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے کہ کون تھے. دیکھیں آدھی تو کاف لیگ تھی، آدھی کاف لیگ تھی جب ان کی کابینہ تھی. ٹھیک ہے نا جی، آپ جن کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج عطا صاحب کیوں نہیں نیب میں جاتے؟ صاف ہے نا. اگر کوئی صاف ہے تو کون اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے؟ جیل میں وہی جاتا ہے جس نے پیاز کھایا ہوتا ہے. جو پیاز کھاتا ہے نا تو اسی کے جو ہے وہ منہ سے بدبو آتی ہے تو تبھی وہ جیل جاتا ہے. اور وہ جو لوگ جیل گئے ہیں، نہیں حمزہ شہباز 2.5 سال میں کسی کا نام نہیں کیا ثابت ہوا؟ دیکھو بات سنیں نا، یہی تو سوال کر رہے ہیں. جو لوگ جیل گئے ہیں یا نیب کے اندر انڈر ٹرائل ہیں، وہ کوئی امام کعبہ تو تھے نہیں، وہ حج پہ تو نہیں گئے تھے نا. انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے تبھی نیب نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے اپوزیشن کے اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل شیلا رضا ہماری بہن بیٹھی ہے، کئی اور لوگ بیٹھے ہیں، ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ ہاتھ ان پہ ڈالا جاتا ہے، نیب ڈالتی ہے، ادارے ڈالتے ہیں جب انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی سٹرگل سے آئی ہے. وہ کسی کے یہ خود جو ہے نا، یہ خود ان کے اندر اپنے بڑے تضادات ہیں اپوزیشن کے اندر، اور تضادات کی وجہ سے خود آج جو الیکشن کمیشن میں گئے 337 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ آ چکے. 20 پہ انہی کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جو ان سے استغفار کیا کہ 20 کے اندر مسئلہ ہے نا. آج ان کو پورا الیکشن جو ہے وہ نظر آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں ویڈیوز آئی نا ہمارے پاس کے بعد میں ثبوت ہے، وہ سبمٹ کروا رہے ہیں ای سی پی کے پاس. چلو سبمٹ کروائیں، لیکن پہلے اپنے اندر یکسوئی تو لے کے آئے نا. ہم نے تو اس رپورٹ آنے سے پہلے کہا کہ آئیں ویلکم الیکشن لڑتے ہیں. ٹھیک، ہم نے صاحبہ کی طرف جانا. اگر یہ چاہتے ہیں الیکشن لڑے، ہم الیکشن کے لیے پورے الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم ہر قسم کے الیکشن 75 میں الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم الیکشن کے لیے ہر قسم کے الیکشن کے لیے تیار ہیں. ٹھیک، شیلا صاحبہ آپ کا لاسٹ کمنٹ پلیز. میں بس جلدی سے کنکلوڈ کروں گی کہ بی آر ٹی جو ہے وہ ان کا ایک ہی منصوبہ ہے پورے 7 سال میں. اتنا صاف شفاف ہے، نیب ادھر رخ نہیں کرے گی. پارٹی فنڈنگ کیس کا کبھی فیصلہ نہیں آئے گا. اسی طرح ان کے اور بہت سارے کیسز ہیں جس میں نتھیا گلی ہاؤسنگ اسکیم ہے، پیڈو کا ہے، سب ہے، مالم جبا کیس ہے. یہ سارے اس میں یہ سب بالکل وضو کر کے اترے ہوئے ہیں، آب زمزم کے حوض میں پڑے ہوئے ہیں.
हम गुनाहगार सिर्फ खुर्शीद शाह हैं, जिनके 13 फ्रंटमैन को भी आप हर चीज से गुजार सके और कुछ उनसे साबित नहीं हुआ, लेकिन वो अभी तक अंदर हैं। गुनहगार सिर्फ स्पीकर साहब हैं। जब कुछ नहीं नजर आया तो एक डीओ लेटर होता है कि भाई आप किसी मिनिस्टर को कह देते हैं कि प्लीज रिजॉल्व देयर मैटर अकॉर्डिंगली एज पर रूल एंड पॉलिसी। ठीक है। वो अब निकाल लिया कि आपने जो है वो एक यूनिवर्सिटी को ये भेजा था। कसूरवार जो है ना वो हम है, मेरा सीएम है जिसने 660 मेगावाट बिजली अपने सूबे के पैसे से बनाई और फैसलाबाद में दे रहा है, जिसने अपना बिजली घर बनाया, जिसने अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई, वो उस केस में बुलाया जा रहा है। जब 100 मेगावाट बिजली कहा कि आप ले लो नेशनल ग्रिड में, तो कहा हमें जरूरत नहीं है। तो कसूरवार हम लोग हैं जिनको पिछले बजट में 230 बिलियन कम दिया था, फर्स्ट क्वार्टर में 65 बिलियन कम दिया, और कसूरवार हम हैं। तो मेरा कहना यह है, सिर्फ एक जुमला, मैं आखिरी जुमला कहती हुई चली जाऊं बस, प्लीज मुझे वो नुस्खा बता दे जिसकी वजह से वो नाराज अरकान जो कह रहे थे कि हम अपने हल्के में क्या मुंह दिखाएंगे, हम इन्हें छोड़ रहे हैं, खुर्रम लगानी वगैरह, उनको आपने क्या लॉलीपॉप दिया कि वो आ गए? क्या उनके हल्के के मसाइल हल हो गए? चलें किसी और प्रोग्राम में इसका सवाल का जवाब लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब, अमजद खान नियाजी साहब और शहला रजा साहिबा। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज।